जय हिंद। आज समझेंगे 10th क्लास का पहला बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जीवों के यानी कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि जब हम लोग जैव प्रक्रम में हम लोगों को जरूरी है पोषण। तो पोषण क्यों जरूरी है? तो हम लोगों के शरीर के टूट फूट के भरपाई के लिए पोषण यानी ऊर्जा मिलेगा पोषण से। तो सबसे पहले पोषण के देख लेते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम फिर से देख लेते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के लिए पोषण की आवश्यकता है क्योंकि पोषण से ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होगा उसके भरपाई के लिए पोषण की आवश्यकता है। यानी पोषण किसे कहते हैं कि वह क्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके यानी कि वह क्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। यानी वे क्रियाएं जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होता है। पोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला माइक्रो और दूसरा हो जाएगा माइक्रो। माइक्रो का हिंदी हो गया बृहद पोषण। पोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। माइक्रो में देखते हैं, इसको बोलते हैं सूक्ष्म पोषण। पोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, माइक्रो और माइक्रो यानी माइक्रो माने बड़ा, बृहद जिसको बोलेंगे, सूक्ष्म पोषण जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे माइक्रो। अब इसमें देखते हैं बृहद पोषण में किसकी आवश्यकता है। तो इसका एक ठीक है चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। बृहद पोषण में जो जीवों के लिए सबसे अधिक होता है बृहद पोषण। जीवों को सबसे अधिक आवश्यक किसका होता है? बृहद पोषण का। इसमें सबसे अधिक पोषण में कार्बन की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक किसका? कार्बन के। उसके बाद पोटेशियम देखते थे, नाइट्रोजन देखते, सल्फर देखते थे। आई से इग्नोर क्योंकि आई से आयोडीन होगा। आयोडीन की आवश्यकता किसी को नहीं होती है, लेकिन नारियल के पौधों के लिए आयोडीन की आवश्यकता वो आयोडीन में ही रस मैंने बर्दाश्त कर लेती है। सल्फर देखेंगे तो यानी फास्फोरस। जैसे फूल खिलने के लिए किसकी आवश्यकता है? फास्फोरस। फूल खिलने के लिए किसकी आवश्यकता है? फास्फोरस। फूल खिलने के लिए फास्फोरस है। यानी जीव द्रव्य के निर्माण में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। डीएनए और आरएनए यानी कैल्शियम का उपयोग कहाँ होगा? डीएनए और आरएनए के निर्माण में। डीएनए और आरएनए के निर्माण में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। सल्फर की आवश्यकता होती है जीव द्रव्य के निर्माण में सल्फर की आवश्यकता है। यानी कि सी का मतलब कार्बन हो गया, एच का हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम, आई से आयोडीन, एन से नाइट्रोजन, एस से सल्फर, सी का कैल्शियम, एम से हो गया मैग्नीशियम। तो इसमें जो है फास्फोरस की आवश्यकता कहाँ होती है? तो फूल खिलने में फास्फोरस की आवश्यकता होती है, यानी मदद करता है फास्फोरस। यहाँ पर जीव द्रव्य के निर्माण में सल्फर की आवश्यकता होती है। जब तक तो सल्फर नहीं रहेगा फूल नहीं खिल पाएगा। डीएनए और आरएनए के निर्माण में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ये मैग्नीशियम जो होता है पौधों के पत्तियों में पाया जाता है मैग्नीशियम। अब यहाँ पर देख लेते हैं नाइट्रोजन का उपयोग जो होता है पौधे जो होते हैं नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का बृहद पोषण। अब देखते हैं माइक्रो पोषण। माइक्रो पोषण एकदम सबसे कम आवश्यकता होती है। माइक्रो पोषण की सबसे कम आवश्यकता होती है माइक्रो पोषण की। इसका ट्रिक है मन को जीत
कल मत बोल फनी, कल मत बोल फनी। ठीक, इसमें मन को जीत, मन को जीत, कल मत बोल फनी। बी ओ से हो गया मन को जीत, मन को जीत, कल मत बोल फनी। मन को जीत यानी जेड, मन, मन को जीत जेड हो जाएगा, मन को जीत, कल मत बोल फनी। इसकी जो आवश्यकता होती है कम होती है। अब आते हैं पोषण के बारे में कि पोषण की कितनी क्रिया विधि है। तब पोषण की क्रिया विधि को देख लेते हैं। तो पोषण की क्रिया विधि दो प्रकार की। पोषण की क्रिया विधि कितने? दो प्रकार की। पहला जो होगा स्वपोषण, स्वपोषण। दूसरा हो जाएगा पर पोषण, पर पोषण। पहला कौन सा हो जाएगा? स्वपोषण। दूसरा हो जाएगा पर पोषण। स्वपोषण में वैसे जीव आएंगे जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते, तो वैसे जीव को परपोषी कहते हैं। तथा जिस क्रिया द्वारा अगर भोजन करेगा उसे स्वपोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपोषण। यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर लेते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वपोषण। जिस क्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करेगा उसे स्व, माने वैसे जीव जो अपना भोजन ग्रहण, वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर आधारित न हो, यानी अपना भोजन खुद को बना ले, उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी। उस जीव में जिस क्रिया द्वारा भोजन होगा उसे स्वपोषण कहेंगे। पर पोषण के लिए तो पर माने दूसरा, पोषण माने भोजन, पर माने दूसरा, पोषण माने भोजन। तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए स्वपोषण पर आधारित होता है, यानी वैसे जीव जो भोजन के लिए स्वपोषण पर आधारित होता है। तो स्वपोषण में कौन आएगा? पेड़ पौधे आएंगे, पेड़ पौधे। स्वपोषण में कौन से जाएंगे? पेड़ पौधे। पर पोषण में कौन सा ऐसा जीव आएगा? तो मनुष्य इसी में आ जाएगा पर पोषण में, मनुष्य। अब यहाँ पर देखते हैं कि पर पोषण जो होता है ये 3 प्रकार के होता है। पर पोषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला जो है यहाँ पर लिखा गया मृतजीवी, दूसरा परजीवी, प्राणी संपोषण। मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि मृतजीवी यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन, यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं से ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन ग्रहण, यानी वैसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं से ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। जैसे में कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। जैसे में कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये क्या हो गया? मृतजीवी। परजीवी को देखते हैं। वैसे जीव जो किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर, यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है उसे परजीवी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक दोस्त है, दूसरे दोस्त के संपर्क में रहेगा, उसका धीरे धीरे पैसा खा जाएगा, धीरे धीरे पैसा खाएगा, तो उसी प्रकार ये है कि ओकरे संपर्क में रहेगा अस्थायी या अस्थायी रूप में, उसी से भोजन अपना ग्रहण करेगा। जैसे गोलकृमि, मलेरिया परजीवी, अमरबेल, हुकवर्म, टेपवर्म, ये क्या है? परजीवी। अब प्राणी संपोषण को देख लेते हैं। तो इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि प्राणी संपोषण यानी कि वैसा जीव जिसमें पोषण यानी भोजन कह सकते हैं, पोषण को क्या कह सकते हैं? जो भोजन। वैसे जीव जो अपना भोजन प्राणियों के करने के विधि द्वारा ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य, ये सब क्या है? प्राणी संपोषण। ये क्या है? प्राणी संपोषण। फिर से एक बार देखो तो मृतजीवी। मृतजीवी क्या है? कि मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करेगा उसे मृतजीवी कहते हैं। और जो परजीवी अस्थायी या अस्थायी रूप में रहेगा उसे क्या कहेंगे? परजीवी। जो भोजन जो है प्राणी संपोषण में प्राणियों के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करेगा उसे हम बोलते हैं प्राणी संपोषण। ठीक, अब आगे चलते हैं पोषण। यानी पहले पोषण होगा मानव में, पादप में।
10th क्लास में यही पढ़ना है, एक मानव एक पादप के बारे में पढ़ना है। तो देख लेते हैं पहले मानव में पोषण। तो मानव में पोषण समझ में आ गया। यहाँ से पढ़ना है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र क्या है। तो पाचन तंत्र के लिए मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पाचन तंत्र के कितने होंगे? दो। पहला जो है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। क्या है? पाचक ग्रंथियां। पाचन के तंत्र कितने? मनुष्य में आहार नाल। इसमें पाचन तंत्र में यानी तंत्र में दो से अधिक मिलकर बनाएगा तंत्र उसी कहेंगे जो दो से अधिक मिलकर बनाएगा यानी एक या एक से अधिक। तो पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र कितने? दो, यानी आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। तो पहले हम आहार नाल को देख लेते हैं, उसके बाद में पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि में कौन आएगा? लीवर। कौन आएगा? लीवर आ जाएगा। और क्या आ सकता है? तो लीवर हो जाएगा। और क्या हो सकता है? अमाशय हो सकता है, अमाशय हो जाएगा। और क्या होगा? लीवर के बाद में अमाशय और क्या हो जाएगा? पित्ताशय हो जाएगा। यानी कि लीवर ही पित्त को बनाता है, इसलिए पित्ताशय कह सकते हैं कि ब्लैडर होता है जमा रहता है पित्ताशय में, तो ये हो सकता है। अब इसे इधर लेते हैं। और क्या हो सकता है? लार ग्रंथियां हो सकते हैं। लार ग्रंथियां। तो पहले इसी को निपटा लेंगे, यानी आहार नाल की अगर लंबाई देखेंगे तो 8 से 10 मीटर होता है। ये एवरेज माना गया है। एवरेज 8 से 10 मीटर। अगर फीट में देखा जाए तो वो होगा 32 फीट। क्या हो जाएगा? 32 फीट। अगर फीट में देखा जाए तो 8 यानी 32 फीट। इसका मीटर में देखा जाए तो 8 से 10 मीटर होता है। इसमें सबसे बड़ी अगर भाग देखेंगे तो वो होगा छोटी आंत की लंबाई जो होगा, छोटी आंत यही सबसे बड़ा होता है। कितना? 6 फीट हो जाएगा। कितना? 6 फीट। उसके बाद में अगर हम देखेंगे चौड़ाई इसका अगर देखेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है छोटी आंत की चौड़ाई। अगर छोटी आंत यानी सबसे बड़ा जो भाग अगर देखेंगे तो छोटी आंत ही हो जाता है। तो हम चित्र से देख लेते हैं कि कहाँ से पहले भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पाचन जो शुरू होगा वो मुख से होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं। देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं यहाँ से। भोजन का जो पाचन होगा ये मुख से ही होगा। क्या होगा? मुख से होगा। मुख यानी कि अगर हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो शरीर में खाली स्थान को क्या कहते हैं? गुहा। खाली स्थान को गुहा कहेंगे। जैसे मुंह में एकदम खाली स्थान है, इसलिए कहते हैं मुख गुहा। जब पेट में देखेंगे तो पेट को उदर बोलते हैं, पेट को उदर इसलिए बोलते हैं उदर गुहा। जहाँ जहाँ खाली स्थान होगा उसमें क्या जोड़ देना है? गुहा। ठीक। अब जैसे हो गया मुख गुहा। तो मुख गुहा में क्या हो, यानी कि मुंह में सबसे पहले भोजन का पाचन जो होगा वो कहाँ से शुरू हो जाएगा? मुख से होगा। मुंह में क्या हो सकता है? तो मुंह में दांत है, दांत के अलावा और क्या है? जीभ है। तो दांत और जीभ। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि क्या जीभ जो है पाचन में सहायक होता है, तो जीभ जो होता है पाचन में सहायक नहीं होता है। जीभ जो होता है पाचन में सहायक नहीं होता है। अब यहाँ पर दांत को देख लेते हैं। दांत जो होता है हम लोगों को जितना जो दांत दिखता है वह दांत जो होता है 1/4 भाग ही दिखता है। इसका मतलब जो है 1/4 का मतलब कि 4 भाग में से 1 भाग ही हम लोगों को दिखता है। दांत जो है 1/4 भाग ही दिखता है। ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं दांत। यहाँ पर पहले दांत को देख लेते हैं। सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ से होगा? मुख से होगा। मुंह में जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा लार ग्रंथियाँ। कौन कुछ मिलेगा? लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ जो होती है 3 प्रकार की होती है। कितनी? 3 प्रकार के। अगर जोड़ा में कहे तो 3 जोड़ा, टोटल कहे तो 6। अगर जोड़ा में कहेंगे तो 3 जोड़ा, जोड़ा में कहेंगे तो 3 जोड़ा। अगर टोटल कहेंगे कि कुल कितनी लार ग्रंथियाँ है तो 6,
लाल ग्रंथिया को पढ़ने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें देखेंगे लाल ग्रंथिया। लाल ग्रंथि तीन ही होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। यहाँ पर अब दांत को देख लेते हैं। दांत ये हो गया दांत। हम ऊपर के दांतों को देख लेते हैं कि दांत जो होता है कितने प्रकार का होता है। यानी दांत जो होता है, पहले दांत दो प्रकार के, एक होता है मोनोफाइडोंट, मोनोफियोडोंट, एक होता है फियोडोंट। तो फियोडोंट क्या है, मोनोफियोडोंट क्या है, इसको समझेंगे। तो फियोडोंट क्या है, तो फियोडोंट उस दांत को कहते हैं जो जीवन में दो बार निकलते हैं। कितने? दो बार। जीवन में कितने बार निकलेंगे? दो बार। तो उसे बोलेंगे फियोडोंट। फियोडोंट यानी जीवन में दो बार अगर निकलेंगे तो उसे बोलेंगे फियोडोंट। जैसे में दूध के दांत, जैसे में दूध के दांत, ये क्या है? फियोडोंट है। अब मोनोडोंट यानी मोनोडोंट देखते हैं। तो मोनोफियोडोंट क्या है? मोनोफियोडोंट जो जिंदगी में यानी जीवन में केवल एक बार ही निकलेंगे, दोबारा निकलेगा नहीं। तो जैसे अक्ल दांत क्या है? अक्ल दांत जो होता है फियो यानी कि मोनोफियोडोंट कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? मोनोफियोडोंट। ठीक। अब यहाँ पर दांत को देखते हैं। तो दांत जो होता है दांत जो चार प्रकार के। दांत कितने प्रकार के? दांत कितने प्रकार के? चार प्रकार के। पहले यहाँ पर जो चोक चोक निकला आता है उसे हम बोलते हैं केनाइन। क्या बोलेंगे? केनाइन। केनाइन क्या बोलेंगे? केनाइन। इसको बोलेंगे इंसाइजर। जो आगे निकला हुआ था चोक चोक उसे हम क्या कहेंगे? इंसाइजर। जो यहाँ पर निकला था उसे हम बोलते हैं केनाइन। यहाँ बोलते हैं इंसाइजर। क्या हो गया? इंसाइजर। इधर जो है एक दो दांत जो होता है ये कहलाता है प्रीमोलर। क्या कहलाएगा? प्रीमोलर। ये जो तीन दांत होता है इसे हम बोलते हैं मोलर। क्या बोलेंगे? मोलर। जो दो दांत होगा उसे प्रीमोलर, और जो तीन इधर दांत है ये क्या है? मोलर। बच्चों में जो होता है थर्ड मोलर नहीं निकलता है, और नहीं ये निकलेगा दूगो पहले। यानी प्री मोलर में बच्चों में दूगो नहीं पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा। तो अगर मनुष्य यानी कि हर इसमें दो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, लेकिन अभी दोनों नहीं निकलेगा। ये निकलेगा, इसमें दूगो निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा। दंत सूत्र देख लेंगे कि दंत सूत्र क्या है। पहले इनको देख लेते हैं कि इंसाइजर का काम क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं कृंतक के। हिंदी में क्या बोलेंगे? कृंतक। कृंतक का मतलब काटने वाला। जैसे हम अमरूद खाते हैं, चाहे कोई भी काटेंगे तो सीधे यहाँ से लगा के काटते हैं, तो क्या हो जाएगा? इंसाइजर। यानी जिसको बोलते हैं कृंतक। हाई जो नुकीला निकल गया है उसे बोलते हैं केनाइन। यानी मांसाहारी जीवों में केनाइन जो होता है ये लंबा लंबा होता है। जैसे शेर में अगर देख लेंगे तो केनाइन क्या होगा? लंबा लंबा। इंसाइजर जो है काटने का काम करेगा, केनाइन जो है फाड़ने का काम करेगा। तो जैसे मान लो हम लोग गन्ना उन्ना चबाते हैं तो यहाँ से लगे फाड़ते हैं, क्योंकि फाड़ने का काम होता है। यहाँ से थोड़े फराएगा, किसे लेके फराएगा? नहीं तो फराएगा, यहाँ से कभी नहीं फराएगा। जब भी फराएगा यहाँ से लेके फाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि केनाइन का ही उपयोग करके हम किसी को फाड़ते हैं, अन्यथा इंसाइजर से नहीं फाड़। इसको हम बोलते हैं रदन। प्री मोलर हो या चाहे मोलर हो, रदन यानी रगड़ने का काम करेगा। क्या करेगा? रगड़ने का काम करेगा। तो जीवन अब देख टोटल दांत जो होता है वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32। कितने दांत? 32। अगर देखेंगे दूध के दांत, तो दूध के दांत कितना हो जाएगा? 20। दूध के दांत 20। यानी वयस्क मनुष्य में कितना? 32। दूध के दांत 20। लेकिन जीवन में कहेगा तब कितने दांत? तो जीवन में टोटल दांत जो हो जाएगा, जोड़ देते हैं, हो जाएगा 52। जीवन में कुल कितना दांत? तो 52। दूध के दांत कितने? 20 है। वयस्क मनुष्य में 32। अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।